Hello friends, this is Aswani Sadnarjun Dwivedi, Assistant Professor, Law College, Dehradun, Uttaranchal University. Friends, in our last lectures we have discussed what is contract, what is types of contract, what are the main essentials for a contract to be valid, what is offer, what are the types of offer, what are the essentials of offer, and what is invitation to an offer. Friends, today we are going to discuss a very important topic of contract, that is acceptance. What is acceptance and what are the essentials for acceptance to be valid. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो लेकिन बहुत ही इसको हम इजी तरीके से पढ़ेंगे. जैसे मेन कॉन्सेप्ट पे आने से पहले मैं कुछ जनरल बातें आपसे करता हूँ. लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा था कि कुछ सॉन्ग से और कुछ सिंपल से चीज़ों से हमने देखा था. आज देखिए, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये एक कोई ए है, ठीक. इसके साथ एक इसका फ्रेंड है, एक पर्सन कोई है बी, इसका भी एक फ्रेंड है. यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आप जनरल से जो आपको सब पता है वो हम देखेंगे पहले. जैसे मान लीजिए ए अगर कोई ऑफर करता है तो ए क्या कहलाएगा? ऑफरर कहलाएगा. और बी को अगर ये ऑफर करता है, बी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो बी क्या कहलाएगा? ऑफरी कहलाएगा, या प्रॉमिसर और प्रॉमिसी हम कह सकते हैं. अब मान लीजिए ए ने अपना कोई ऑफर कर दिया बी को, ठीक. अब बी को अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, तो ये एक्सेप्टेंस देने के लिए क्या क्या जनरली चीज़ें हैं जो अगर वो एक्सेप्टेंस सही हो तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. जैसे पहली बात तो बी को एक्सेप्टेंस देने से पहले ये ऑफ़र इसके पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए बी को अगर ऑफ़र की जानकारी ही नहीं है तो ये एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकता. पहली चीज़ कि इसको किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए उसकी क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए, पहली चीज़. अब दूसरी चीज़, मान लो बी जो है ये अपनी एक्सेप्टेंस देता है, तो ये एक्सेप्टेंस इसको कैसे देनी चाहिए? एब्सोल्यूट देनी चाहिए, कि जैसा ऑफर आया है एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर ले. अगर कोई भी ये चेंजेस करता है तो वो क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर हो जाएगा. लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. दूसरी चीज़, मान लीजिए अब बी जो एक्सेप्टेंस देता है, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस भी दे दी इसने, तो एक रूल ये कहता है कि बी जो एक्सेप्टेंस देगा उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए. कम्युनिकेशन का मतलब होना चाहिए वो कम्युनिकेट करनी चाहिए किसको? ऑफरी को. तो एक तो बी जो भी एक्सेप्टेंस देगा उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, और कम्युनिकेशन किसको होना चाहिए? यानी कि बी की एक्सेप्टेंस सीधे किसको आनी चाहिए? ऑफरी को आनी चाहिए, ठीक. दूसरी चीज़ है, बी की एक्सेप्टेंस ऑफरी को आनी चाहिए, और किसके द्वारा आनी चाहिए? बी के ही द्वारा आनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि एफ जो है वो इसको एक्सेप्टेंस दे देगा, नहीं. ऑफरी ही एक्सेप्टेंस देगा, और किसको देगा? ऑफरर को देगा. तो दो तीन चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं. पहली बात तो बी को एक्सेप्टेंस देने के लिए इस ऑफर की जानकारी होनी चाहिए. दूसरी चीज़, बी जो भी एक्सेप्टेंस देगा वो एब्सोल्यूट देगा, ऑफर में जो भी कंडीशंस है उसमें कोई चेंज नहीं करेगा. तीसरी चीज़, बी जो भी एक्सेप्टेंस देगा उसका कम्युनिकेशन जरूरी है. और कम्युनिकेशन कैसे जरूरी है? जो ऑफरी है वो कम्युनिकेट किसको करेगा? ऑफरर को ही करेगा. किसी दूसरे पर्सन को अगर करता है तो ये वैलिड नहीं मानी जाएगी. और किसके द्वारा की जानी चाहिए? ऑफरी के ही द्वारा की जानी चाहिए. यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो अगर एक्सेप्टेंस ना दे तो अपने ऑफर को रिजेक्ट करे. अ पर्सन can't be forced to reject the offer if he is not accepted the offer. जैसे हमने मान लीजिए किसी से भी कह दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे कैटरीना ही है. अब मान लीजिए कैटरीना को एक ऑफर किया गया बाय पोस्ट, और उस ऑफर में लिखा है कि हम जो है वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं. अगर आपकी हाँ है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी हाँ नहीं है तो आप मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दीजिए. आप हमें बता दीजिए कि आप एग्री नहीं हैं. और अगर आप मेरा ऑफर रिजेक्ट नहीं करते हैं तो हम ये मान लेंगे कि आपको हमारा ऑफर जो है वो स्वीकार है. जनरली जो होता है ना कि हम मान लेते हैं कि अगर कोई साइलेंस है, कोई चुप है, तो चुप्पी जो है वो क्या है? हाँ होती है उसकी. तो जरूरी नहीं हमेशा जो खामोश है उसकी हाँ ही हो.
क्योंकि लॉ ये कहता है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते रिजेक्ट करने का। अच्छा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप सोचिए कैटरीना के पास मान लीजिए एक दिन में अगर 1 लाख लेटर आ जाए, तो वो दुनिया भर के अपने सब काम छोड़ के केवल यही स्टार्ट करती रहे सबको लिख के कि हमें जो है तुम्हारा ऑफर स्वीकार नहीं है। या जैसे आपने बहुत प्रैक्टिकली बात बताया तो आपने देखा होगा स्टेशन वगैरह पे, आप स्टेशन पे ट्रेन से जैसे उतरते हैं, कुली क्या करते हैं, आपके पीछे पड़ जाते हैं कि कुली चाहिए, कुली चाहिए। अब आप एक एक को मना नहीं करते कि हमें कुली नहीं चाहिए, हमें कुली नहीं चाहिए, हम सीधे चलते चले जाते हैं। या बाहर टैक्सी वाले जब हमसे कहते हैं कि टैक्सी चाहिए टैक्सी, हम एक एक को सबको रोकेंगे नहीं, रोक रोक के हम सबसे कहें कि नहीं चाहिए टैक्सी, नहीं चाहिए टैक्सी, हम क्या करेंगे, सीधे चलते चले जाएंगे, डिनाई हो जाएगा हमारा। तो मेन चीज़ ये हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी पर्सन अगर किसी को ये कहता है कि अगर आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो रिजेक्ट कीजिए, और अगर आप रिजेक्ट नहीं करेंगे तो हम उसको क्या मान लेंगे, आपकी एक्सेप्टेंस मान लेंगे, ये नहीं किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और है, जैसे मान लीजिए अगर किसी ऑफर में कोई मैनर दे दिया गया, मैनर मतलब वो मोड दे दिया गया जिससे अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, तो आपको उसी मोड से देनी है। और अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मैनर नहीं है तो जो भी रीजनेबल तरीका है उससे देनी है। जैसे अब आज की डेट में कबूतर जा से नहीं काम चलेगा, कि पहले प्यार की पहली चिट्ठी, कोई मूवी थी उसमें कोई गाना था। अब है क्या कि कबूतर से अगर आप कोई लेटर भेज, पहले के ज़माने में कबूतर से ही भेजा जाता था, या चील वगैरह का यूज़ किया जाता था। आपने उसमें बाहुबली में भी देखा होगा इसका यूज़ होता था। जांबाज एक सीरियल आता था पहले, उसमें भी ये चीज़ें दिखाई गई थी। तो पहले वो था, लेकिन आज की डेट पे ये रीजनेबल मैनर नहीं है तो नहीं माने जाएंगे ये। इसके अलावा मान लीजिए अभी हमने जैसे कहा कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में ये वैलिड एग्रीमेंट कभी नहीं बनेगा जाके। लेकिन अगर जनरल ऑफर है और जनरल ऑफर में कोई कंडीशन दी गई है तो उस कंडीशन को पूरा करना मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दिया है। फिर सुन लीजिए, अगर कोई जनरल ऑफर है, उस ऑफर में कोई कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन को अगर किसी ने पूरा कर दिया है तो वो मान लिया जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया है। जैसे मान लो हम एक ऑफर करते हैं और ऑफर हमने किया कि अगर कोई भी पर्सन एक ओवर में लगातार 6 छक्के मार देगा, ठीक है, तो हम उसको इतना प्राइस देंगे। और मान लीजिए ये मेरा ऑफर था और किसी खिलाड़ी ने 6 छक्के लगातार मार दिए, वो आके हमसे अपना लेता है, हम कहते हैं वो तो सही है, लेकिन तुमने हमसे ये कहा कहाँ आके था कि मेरा ऑफर तुम्हें एक्सेप्ट है, तुमने हमसे कहा ही नहीं। तो लॉ ये कहता है कि अगर किसी ऑफर में कोई कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन को कोई पूरा कर देता है तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, उसका कंडीशन को पूरा करना ही एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। या मान लीजिए हम किसी को ऑफर देते हैं, उसके साथ कोई कंसिडरेशन देते हैं उसको, और कोई बंदा अगर उस कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो जैसे ही वो कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करेगा ये मान लिया जाएगा कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे किसी से कहा कि देखो हम आपको 10 लाख, ये लो 10 लाख रुपए, लेकिन शर्त यह है कि तुम ऐसे मैरिज नहीं करोगी। तो जैसे ही उसने ये 10 लाख रुपए अपने हाथ में पकड़ लिए, अब चाहे वो कुछ ना कहे, वो कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करना ये मान लिया जाएगा कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ये कुछ हमारे जनरल से रूल होते हैं एक्सेप्टेंस के, ठीक। फिर से समझ लीजिए, अगर आपको लग रहा हो कि एक साथ बहुत ज़्यादा हो गया है, ए ऑफरर होगा, बी ऑफरी होगा। अब बी ए के ऑफर को तभी एक्सेप्ट कर पाएगा, पहली बात तो ये ऑफर इसकी नॉलेज में हो, दूसरी बात एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट हो, तीसरी बात इस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन इसी के द्वारा हो और इसी को हो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी इसी के द्वारा इसी को कहा जाता है तो जो भी पर्सन होता है इसका अगर कोई भी एजेंट है या इसने किसी को रिप्रेजेंट किया है तो वो इसी के साथ ही मान लिए जाते हैं। मान लो बी ने अपने फ्रेंड को अगर एज एन एजेंट यहाँ पे रखा हुआ है तो ये इसको भी किया जा सकता है। जब भी ये बात कही जाएगी लॉ में कि उसी के द्वारा होगा तो उसी के द्वारा में उसके द्वारा अपॉइंट किया गया एजेंट या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उसका माना जाता है, इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जब आप उसमें क्योंकि इसे हम बार बार नहीं बताएंगे, ठीक, तो यहाँ पे कई जगह आएगा कि जब भी उन्होंने कहा कि ऑफरी क्यों होना चाहिए,
तो इसका मतलब हो गया कि ऑफरी या उसके एजेंट को होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही इसके भी एजेंट हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया कि किसी को बाउंड नहीं किया जा सकता कि वो ऑफर अगर एक्सेप्ट ना करे तो रिजेक्ट करे। इसके बाद हमने आपको एक रूल बताया कि अगर किसी ऑफर में कोई कंडीशन दी गई है तो उस कंडीशन को पूरा करना एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मान लिया जाएगा। हमने आपको ये भी बताया है कि अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मैनर है एक्सेप्टेंस देने का तो उसी में देना चाहिए, और अगर नहीं है तो जो रीजनेबल मैनर हो उसमें देना चाहिए। ये बेटा आपका टोटल कॉन्सेप्ट है एक्सेप्टेंस का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये ऐसी इसमें कोई भी चीज़ हमने नहीं बताई है जो आपको पहले से ना पता हो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे इसको एक एक करके। पहला काम तो यही कीजिए, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए दिख रहा होगा जहाँ तक। अब देखिए जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उसको ही हम देखते हैं। हमने लिखा है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इससे पहले अगर हमें ये पता करना हो कि एक्सेप्टेंस होता क्या है तो सेक्शन 2B में उन्होंने बताया है। सेक्शन 2B में उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जिस पर्सन को ऑफर किया गया है, ठीक है, मतलब जो ऑफरी है, अगर उस ऑफर पे वो अपनी कंसेंट दे देता है तो ये कहा जाता है कि उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। A person to whom offer is made, if that person gives his or her assent over that offer, then that assent is called acceptance. And when an offer is accepted, it becomes a promise. And the person who make the offer is called promiser, and the person who accept the offer is called promisee. ये सब पहले आपको पता है। तो एक्सेप्टेंस क्या होता है वो भी आपको पता है। हम सीधे स्टार्ट करते हैं इसेंशियल्स क्या होते हैं एक्सेप्टेंस के। अब पीछे अभी जो जनरल चीज़ें डिस्कस करके आए हैं उसी में देखिए। पहले ही कहते हैं एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, और ये बात कही गई है सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेक्शन 7 के 2 पार्ट्स हैं, ये यहाँ पे एक थोड़ा टेक्निकल चीज़ भी है इसलिए बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। सेक्शन 7 का एक पॉइंट तो कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इट मीन्स देयर शुड नॉट बी any change at the time of acceptance in the condition of offer. If any changes made in offer, then it will not be considered as a valid acceptance, but it will be treated as a counter offer. हम पहले कह चुके हैं कि acceptance must be accepted as it is. If there is any change in terms of offer, then it will be treated as counter offer. वही बात सेक्शन 7 में इन्होंने कह दिया है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, उसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 कहता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड दैट इफ देयर इज एनी मोड प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर फॉर द acceptance, then acceptance must be given in that prescribed mode. But if there is no prescribed mode, then acceptance must be given in a reasonable manner. यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर एक्सेप्टेंस का, देखिए एक्सेप्टेंस के तरीके में चेंजेस अलग चीज़ है और एक्सेप्टेंस में दी जो ऑफर में कंडीशन दी गई है वो अलग चीज़ है। इन दोनों में डिफरेंस करके रखिएगा। अब एक्सेप्टेंस के लिए इन्होंने कहा है कि एक्सेप्टेंस का अगर कोई तरीका दे दिया गया है तो केवल उसी तरीके से एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, और अगर कोई तरीका नहीं दिया गया है तो जो भी रीजनेबल तरीका होगा उससे दे दी जाएगी। बट इस पर्टिकुलर लॉ पे इंग्लैंड की और इंडिया की पोजीशन डिफर करती है, और टेक्निकल क्वेश्चन जब बनता है तो वो इंडिया और इंग्लैंड के क्वेश्चन को मिक्स करके बना देते हैं। जैसे यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि पहले हम बात कर लें अगर इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में ये रूल है कि अगर जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर किया गया है, ठीक है, और ऑफरी उस मैनर से ना करके उससे बेस्ट तरीके से अगर कर देता है, दैट एक्सेप्टेंस विल बी वैलिड इन इंग्लैंड। इफ देयर इज एनी प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर द एक्सेप्टेंस एंड इफ the offeree make the acceptance by the better way which has been prescribed for acceptance, then that acceptance will be valid, but in England, not in India.
कि अगर कोई तरीका दिया गया है वो उस तरीके से, जैसे मान लो हमने किसी से कहा कि भाई ऐसा करो, आप फ़ोन करके हमको बता देना कि मेरा ऑफर आपको एक्सेप्ट है या नहीं है। और वो क्या करता है कि टहलता हुआ उस समय घर ही पे आ जाता है, कहता भैया हम इधर से निकल रहे, सो चलो तो बताते चले। तो इंग्लैंड में ये वैलिड है कि फ़ोन से अच्छा है फेस टू फेस आदमी को बता रहा है। बट इंडिया में ये पोजिशन चेंज है। इंडिया में क्या पोजीशन है? इंडिया में ये है कि अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मैनर है और ऑफरी उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर से एक्सेप्टेंस नहीं देता है, देन ऑफरर जो है इसके पास एक ऑप्शन होता है कि ये अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है ऑफरी से कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे हमने बताया है आप वैसे ही भेजिए। तो ऑफरी को वैसे ही भेजनी पड़ेगी अगर ऑब्जेक्शन उठा दिया इसने, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगी। और वी कैन से इन इंडिया इफ देयर इज एनी प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर द एक्सेप्टेंस एंड ऑफरी एक्सेप्ट that offer in better way, even then the offerer has a right to object that acceptance, and if there is any objection made by the offerer, then offeree has to be accept that offer in prescribed manner, otherwise the acceptance will not be considered as a valid acceptance। ये एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है जो सेक्शन 7(2) में दिया गया है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम आ जाए तो ये सेकंड इसेंशियल कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और ये क्या कह रहा है? मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी। अब ऑफरी के ब्रैकेट में यहाँ पे एजेंट आप हमेशा लिख के रखिए, चाहे ऑफरी हो चाहे ऑफरर हो, जब भी किसी ने कहा जाता है तो अगर उसका कोई एजेंट है तो वो उसी में इंक्लूड माना जाता है। अब ये कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सही बात है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना चाहिए, किसके द्वारा होना चाहिए? बाय द ऑफरी के द्वारा। अब यहाँ पे लीडिंग केस है पॉवेल वर्सेस ली का। पॉवेल वर्सेस ली, किसी केस को समझने के लिए ब्रैकेट में उसका मेन पॉइंट लिख दीजिए। ये जैसे हेडमास्टर केस है, इस केस में क्या हुआ था? मान लीजिए एक पर्सन था, उसने एक यूनिवर्सिटी में किसी वैकेंसी निकली हेडमास्टर की, उसने क्या किया? अपना फॉर्म फिल किया, सब इंटरव्यू वगैरह हो गया। तो उसी यूनिवर्सिटी में उसका एक फ्रेंड था, उसके फ्रेंड ने रिजल्ट अनाउंस, और वो फ्रेंड जो था वो कमेटी में था जो रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे। उसने क्या किया? अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से ऑफर ये हो गया जब इसने किया तो इसको क्या किया कि ये बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक। लेकिन ये इसने कब बताया था? रिजल्ट अनाउंस होने से कुछ समय पहले अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बना दिया था कि आपका नाम जो है वो लिस्ट में है, आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया है। लेकिन सुबह जब रिजल्ट निकला तो इसका नाम नहीं था। जब इसका नाम नहीं था तो इसने केस फाइल कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी केस फाइल होता है तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है, और कोर्ट को केवल ये देखना होता है कि वेदर देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इफ देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओनली देन देयर में बी पॉसिबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट because for a valid contract the communication of acceptance must be given by the offeree, not by the third person, and that person is not offeree. Offeree is university, and university का अपना रिजल्ट अनाउंस करने के प्रॉपर तरीका होता है, वो अपना वेबसाइट पे या जो नोटिस बोर्ड है उस पर डिस्प्ले करेगा। तो कोर्ट ने कहा कि अगर किसी थर्ड पर्सन ने आपको बताया है तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ऑफरी की तरफ से नहीं आई है। तो हमारा पॉइंट कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी। लीडिंग केस इज पॉवेल वर्सेस ली, हेडमास्टर केस। थर्ड पॉइंट कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। हमने आपको पीछे बताया था ना कि ए बी अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो बी ही ए को करे, और बी करे किसको? ए को करे, मतलब करनी चाहिए बी के द्वारा और करनी किसको चाहिए? ए को। अगर कोई दूसरा करता है तो नहीं मानी जाएगी। अब एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, एक चीज। दूसरा एक रूल कहता है कि ऑफरर मे नॉट बी फोर्स्ड टू रिजेक्ट द ऑफर इफ नॉट एक्सेप्टेड। ये दोनों पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहली बात तो जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफरर को दी जाएगी, एक चीज। दूसरी बात, ऑफरी को आप बाउंड नहीं कर सकते हैं कि वो अगर एक्सेप्ट ना करे तो रिजेक्ट करे। इस पे लीडिंग केस है फेल्टहाउस वर्सेस विडले। फेल्टहाउस वर्सेस विडले, इसको यहाँ पे हॉर्स केस हमने लिख दिया है, इससे आपको ध्यान रहेगा कौन सा केस कौन सा है।
इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये चाचा भतीजे के केस के नाम से भी जाना जाता है। एक चाचा ने अपने भतीजे को एक ऑफर किया। भतीजा घोड़े बेचने का काम करता था। चाचा ने उससे कहा कि देखो, एक ये जो घोड़ा है किसी पर्टिकुलर घोड़े के लिए कहा कि उसको किसी और को ना बेचना, वो हम खरीदना चाहते हैं। एक बात उसने क्या कहा कि एक घोड़ा किसी और को ना बेचना, वो हम खरीदेंगे। उस ये भी बता दिया कितने पैसे में खरीदेंगे, और ये उसके साथ कह दिया कि अगर तुम्हें मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं है तो हमें रिजेक्ट कर दो, कि ऑफर जो है तुम्हें एक्सेप्ट नहीं है, यानी कि अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ऑफर का रिजेक्शन हमें भेज दो। इतनी चीज इसने कन्वे कर दी। अच्छा, भतीजा जो था वो एग्री कर गया कि चलो चाचा ने कहा है, तो भतीजे ने जो उसके साथ काम करने वाले लोग थे उससे कह दिया, यानी कि अपने साथ जो भी उसके वर्कर्स थे उनसे कहा कि ये वाला घोड़ा ना बेचना, ये चाचा को देना है। इवन देन बाय मिस्टेक उस पर्सन ने वो घोड़ा भेज दिया किसको, चाचा को, मतलब किसी और को। यानी कि इसके फैक्ट क्या हुआ, an uncle make an offer to a nephew that he want to buy a particular horse, and if nephew is not agree to sell that horse to uncle, then he reject the offer, and nephew told his workers that this particular horse will not be sold to any other person because it will be sold to uncle. This is very fact of this case. But afterwards that workers by mistake sold that house to third person, and uncle filed a case against the workers for the breach of contract. Now in this very case the only question is that whether there is any valid contract between the parties, because if there is a valid contract only then there may be possibility of breach of contract. In this very case 2 points was discussed by the court. क्या 2 पॉइंट किए गए। पहली बात तो जब इससे कहा गया, इसने क्या कहा कि देखिए हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए था कि एक पॉइंट ये कि हमने इनसे कहा था कि अगर आपको मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं है तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्लेंटिफ इज इफ डिफेंडेंट इज नॉट एग्रीड अपॉन द कंडीशंस ऑफ द ऑफर देन ही शुड रिजेक्ट द ऑफर। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट इसकी क्या थी कि द नेफ्यू गिव्स हिज असेंट टू द वर्कर। इट मीन्स एक्सेप्टेंस भी दे दी गई थी, ठीक है, और इसने रिजेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन कोर्ट ने इन दोनों ही पॉइंट्स को क्या किया, डिनाई कर दिया। पहले पॉइंट्स पे कोर्ट्स का ऑब्जर्वेशन था कि अ पर्सन इज नॉट फोर्स्ड टू रिजेक्ट द ऑफर इफ ही इज नॉट एक्सेप्टेड, तो पहला पॉइंट तो कैंसिल हो गया। दूसरे पॉइंट पे बात आई तो कोर्ट ने कहा कि फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन टू द ऑफरर, not to the third person. But in this very case acceptance is not given to the offerer, but it has been given to the third person of worker. So in this very case the court observed that there is not a valid contract. तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं एक्सेप्टेंस पे। कुछ पॉइंट्स और देखते हैं हम। जैसे फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, पहले तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा है क्या कि कभी लगता है कि वाइट बोल्ड हो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, लेकिन अब आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि हमारी भी कुछ प्रॉब्लम रही है तो हम ज़्यादा देर खड़े ही नहीं हो सकते। अच्छा मज़ा भी आ रहा है, बैठ के आराम से चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है अपना, मतलब पढ़ने का मतलब क्या है कि मज़ा आना चाहिए, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। अब बैठ के मज़ा आ रहा है तो फिर अच्छा मतलब ये कि समझ में आ जाना चाहिए। अब जैसे मान लो हमने लिखा है ये कि फिफ्थ पॉइंट कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन प्रेस्क्राइब्ड और रीजनेबल टाइम।
बिफोर द ऑफर लैप्सेस। अब मान लीजिए ये आप में से किसी को नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो तो ऑडिबल है, सुन लो उसको, सुन के अपना लिख लो, सही बात है। और क्या, चलिए हमें क्या पॉइंट करना है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन प्रिस्क्राइब्ड और रीजनेबल टाइम। अब देखो ये भी नहीं है कि एक्सेप्टेंस का मन जब हुआ तब मुंह उठा के दे दी। मान लो हमने आज किसी को प्रपोज किया कि विल यू मैरी मी, मुस्कुरा के चली गई, कोई जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद 80 साल बाद लौट के आई हैं, कह रहे यस आई वॉन्ट टू मैरी यू। अब तुम एक्सेप्टेंस तो दे दी है अपनी, लेकिन उस एक्सेप्टेंस का हम क्या करें, क्योंकि हम खुद 100 साल के हो गए हैं, बुढ़िया जो है वो जान खाए बैठी है, बच्चे वो सब जान खा रहे हैं, तुम्हारी हम क्या करें एक्सेप्टेंस का। उसी समय दे देती तो हो सकता कुछ बात बनती, या ये तो रीजनेबल बात हो गई। मान लो हमने किसी से कहा कि भाई ऐसा है, विल यू मैरी मी, और आज शाम तक हमें बता दो, क्योंकि हमें जो है इस महीने शादी करनी है, अगर तुम तैयार नहीं हो तो कल हम किसी और को ऑफर करें। कहने का मतलब है कि एक्सेप्टेंस, आप अगर ऑफर में कोई टाइम दिया है कि इतने टाइम तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इस ऑफर को, तो उस टाइम के अंदर ही आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर प्रिस्क्राइब्ड टाइम नहीं है तो रीजनेबल टाइम के लिए कर लीजिए। अब रीजनेबल टाइम कितना होगा ये केस टू केस वैरी कर जाएगा, ठीक है, कि उस कंडीशन से देखा जाएगा कि रीजनेबल टाइम कितना है। यानी कि अभी हमें ये समझना है सिर्फ, क्योंकि ये आगे रिवोकेशन में फिर से एक बार आएगा पॉइंट, कि अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब्ड है ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम में आप क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, या एक रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर प्रिस्क्राइब्ड टाइम है तो जैसे कोई टाइम निकलेगा ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, और अगर प्रिस्क्राइब टाइम नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम के बाद वो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अब मान लो ये 80 साल बाद लौट के आई है, हम पे केस करें कि लो ऑफर किया था, आप शादी नहीं कर रहे हैं, ये तो कोर्ट भी कहेगा कि तुम पागल हो क्या, तुम कुछ तो अपना दिमाग रखती कि भाई कोई 80 साल बाद आके जो है वो ऑफर करता, अभी बेचारा 100 साल का आदमी शादी कहाँ करेगा जाके, है नहीं। तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एक्सेप्टेंस में बी गिवन ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, चाहे ऑफर हो चाहे एक्सेप्टेंस हो, वो एक्सप्रेसली भी किया जा सकता है, इम्प्लाइडली भी किया जा सकता है। इस पर हम बात नहीं करेंगे, ऑफर में हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट ये पॉइंट कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन और टेकिंग द कंसिडरेशन कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। ये सेक्शन 8 में कहा गया है, हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, कि अगर किसी ऑफर में कोई कंडीशन दी गई है, इफ देयर इज एनी कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड इन एन ऑफर, देन द फुलफिलमेंट ऑफ दैट कंडीशन इज कंसिडर्ड एज अ कम्युनिकेशन ऑफ दैट एक्सेप्टेंस। एक चीज, या ये कहते हैं इफ एनी पर्सन टेकिंग और एक्सेप्ट द कंसिडरेशन, इट विल आल्सो बी कंसिडर्ड अ वैलिड एक्सेप्टेंस। या कोई क्या कर सकता है, कोई कंसिडरेशन दिया था उसको एक्सेप्ट कर लिया था तो ये भी मान लिया जाएगा। ये दोनों चीजें दी गई हैं सेक्शन 8 में, और इस पे लीडिंग केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकवाल कंपनी का। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकवाल कंपनी जनरल ऑफर पे भी है, वेजरिंग एग्रीमेंट पे भी है। जुडिशरी में कई बार पूछा गया है कि वो 3-4 दे देते हैं कि इसमें किस पे है किस पे नहीं है, तो ये कई टॉपिक पे केस है। अब जनरल ऑफर पे इसलिए है क्योंकि जनरल ऑफर ऐसा होता है कि जो पूरी सोसाइटी में से किसी के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस पे भी ये है। अब पहले तो इसके फैक्ट समझो, क्योंकि इस केस में कुछ बहुत अच्छे लॉ जो है वो डेवलप हुए थे। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकवाल कंपनी में क्या हुआ था, एक कंपनी ने क्या किया, एक ऑफर किया और उसने ये कहा कि हमने एक दवा बनाई है और उस दवा को जो कायदे से प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेगा उसको इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं होगी, और अगर मेरी दवा लेने के बाद भी किसी को इन्फ्लुएंजा बीमारी हो जाती है तो हम उसको इतना कंपनसेशन देंगे। और आप इस बात को मजाक में ना समझे, ये बहुत सीरियस है, इसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट हमने इस बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। मीन्स द फैक्ट ऑफ दिस केस वॉज a company make an offer that if any person is taken the medicine in prescribed manner,
Even then, if that person contact with influenza disease, then the company will give him or her compensation. कार्लिल जो थी, इन्होंने उस दवा को प्रिस्क्राइब मैनर में लिया, इवन देन इनको इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्होंने उस कंपनी पे केस फाइल कर दिया। केस इसी बात के लिए फाइल किया गया कि कंपनसेशन मिलना है। कंपनसेशन मिलना है, इसका मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई है, और कोर्ट को यही देखना है कि वेदर देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखिए जो कंपनी थी उसने क्या क्या आर्गूमेंट, देखिए यहाँ पे फैक्ट से ज़्यादा जरूरी होता है आर्गूमेंट। क्या आर्गूमेंट उठाया गया, कोर्ट ने उस आर्गूमेंट पे क्या जजमेंट दिया, और उस पर्टिकुलर केस में क्या लॉ डेवलप हुआ, इतनी चीज़ आपको मेन लिखनी होती है। अब जैसे पहला इनका आर्गूमेंट था कि ये ऑफर वैलिड नहीं, ये वैलिड नहीं है एग्रीमेंट। कंपनी ने कहा क्यों वैलिड नहीं है, बोले कि इन्होंने हमें एक्सेप्टेंस ही नहीं दी, हमारे ऑफर को इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन्होंने की ही नहीं, एंड देयर मस्ट बी अ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो कोर्ट ने कहा कि नो, in the case of general offer, if there is any condition prescribed in that offer, now the fulfillment of those conditions will be considered as communication of acceptance. अब तुमने ये दे दिया तो दुनिया का हर आदमी तुम्हारे पास पहले थोड़ी ना आएगा, भैया हम देखो तुम्हारी दवा खाने जा रहे हैं, पक्की बात है, कोई नहीं, जो दवा खाएगा जिसको हो जाएगा वो क्या करेगा, आके आपसे कंपनसेशन लेगा। बोले तो ये एक्सेप्टेंस वाली बात तो आप बंद करो, एक्सेप्टेंस हो गई इसकी। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या उठाया अब कंपनी ने, बोले देखिए ये मेरा इंटेंशन था ही नहीं लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। द कंपनी हैज आर्गुमेंट दैट वी हैव नो लीगल इंटेंशन, वी हैव नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये भी गलत है, बिकॉज the company had deposited a particular amount in a bank। इसलिए कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपने बैंक में ये पैसा इसीलिए जमा करवाया है जिससे कि लोग आपको सीरियसली लें, और ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट इसकी क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी में जनरल ऑफर है, क्यों, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा ये है कि एक्सेप्टेंस पे है, एक इसमें लॉ ये डेवलप हुआ कि एक्सेप्टेंस का जो कंडीशन को पूरा करना है वो कम्युनिकेशन मान लिया जाएगा, और तीसरी बात है जो इसने बैंक में पैसा जमा किया था उसको ये माना गया कि इसका जो इंटेंशन है वो लीगल ही है। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट कहता है एन ऑफर कांट बी एक्सेप्टेड बिफोर द नॉलेज ऑफ द ऑफर। हम लोग पहले कर चुके हैं कि फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस द ऑफरी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर, इफ देयर इज नो नॉलेज ऑफ ऑफर टू द ऑफरी देन ऑफरी कांट एक्सेप्टेड दैट पर्टिकुलर ऑफर। भैया हमें जब पता ही नहीं है कि तुमने क्या ऑफर किया तो उसको एक्सेप्ट कर, चाहे धोखे में हम वही काम कर भी दें तब भी वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। इस पे दो लीडिंग केस है, एक लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, एक हरभजन वर्सेस हरचरण। और जनरल ऑफर की बात कीजिए तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक भी जनरल ऑफर पे है, लालमन शुक्ला भी जनरल ऑफर पे है, हरभजन भी। केवल इससे ध्यान रखिएगा अगर कोई ऐसा ऑफर है जो किसी के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा सकता है वो जनरल ऑफर होगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त जो है ये भतीजे वाला केस कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि एक पर्सन का भतीजा घर से भाग गया, उसने क्या किया कि थोड़ी देर तो ढूंढा, उसके बाद उसने अपने जो मुनीम था, सर्वेंट था उसका, उसको भेजा, बोले जाओ मेरे भतीजे को ढूंढ के लाओ जाके। मुनीम चला गया भतीजा ढूंढने, थोड़ी देर बाद जब तब भी ये नहीं मिला तो ये क्या किया, इसने एक ऑफर कर दिया। और इसने ये ऑफर किया कि जो भी पर्सन मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा हम उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या करेंगे, इनाम में देंगे। ये इसने ऑफर कर दिया। जो सर्वेंट था इसका वो इसके भतीजे को ढूंढ के इसके पास ले आया और दे दिया कि तो बाकी जो घर के सर्वेंट थे उन्होंने उससे कहा कि अरे भाई इन्होंने तो इनाम रखा है, अपना इनाम भी ले लो इनसे। तो इसने क्या किया, इसने अपने मालिक से कहा भाई मेरा इनाम दो जो आपने ऑफर किया है। मालिक ने इनाम दिया नहीं, इसने क्या किया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया। कोर्ट में फिर वही देखना था कि अगर कंपनसेशन है तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि देयर is no valid contract in this particular case because for a valid contract offeree has knowledge to the offerer, offeree has knowledge of offer to accept it।
If the offeree has no knowledge of any offer, then the offer can't be accepted. यहाँ पे जो इसका सर्वेंट था उसको तो जानकारी ही नहीं थी ऑफर की। ये तो जब उसने, अच्छा वो सर्वेंट है तो उसकी ड्यूटी भी है उसको काम करने की। हाँ, अगर ये रास्ते में ही इसको पता लग जाता किसी से, मतलब उस भतीजे को, चाचा को हैंड ओवर करने से पहले अगर इसको पता लग जाता कि ये ऑफर है, तो ये ऑफर वैलिड हो जाता। अब इसको जानकारी ही नहीं है तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। एक चीज इसी पे एक केस है हरभजन वर्सेस हरचरण का। हरभजन वर्सेस हरचरण में भी सेम यही हुआ था, एक बच्चा कोई खो गया था, उसने ये ऑफर कर दिया था। अब एक पर्सन को वो बच्चा एक रेलवे स्टेशन पे मिला, उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इसके घर तक पहुंचाता। उसने तुरंत उस बच्चे को रेलवे पुलिस को हैंड ओवर कर दिया और इसको कॉल कर दिया कि आपका जो बच्चा है वो हमें मिल गया है, वो हमने इस स्टेशन के रेलवे पुलिस को दे दिया है, इनसे आप ले लो आके और मेरा इनाम जो है वो मेरे एड्रेस पे भेज दो। इसने यही आर्गुमेंट किया कि इसने जो है वो हमारे घर तक पहुंचाया नहीं, ये सब। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसकी वैलिड एक्सेप्टेंस है। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज थी आपके ऑफर की, और हैंड ओवर उसने सही जगह पे किया, रीजनेबल मैनर कर दिया। अगर उसके पास पुलिस को अगर किया है तो ये रीजनेबल तरीका है, आप जाके वहां से अपना बच्चा ले लो जाके। तो ये कुछ केसेस थे। एक यहाँ पे और चीज ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉस ऑफर, ठीक है। क्रॉस ऑफर पे कभी कोई पूछ देते हैं लीडिंग केस, तो टिन वर्सेज हॉफमैन, टिन वर्सेज हॉफमैन एंड कंपनी, टिन वर्सेज हॉफमैन एंड कंपनी एक लीडिंग केस है क्रॉस ऑफर पे। ये एक अलग स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेंस इसका कोई मतलब नहीं है, अलग से कहीं पे लिख लीजिए। एक्सेप्टेंस के लास्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। विलियम एंसन ने एक स्टेटमेंट दिया है जो बहुत पूछा जाता है एक्सेप्टेंस के लिए। इन्होंने कहा था एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। देखो भैया दिख रहा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना किताबों में सब लिखा हुआ है। देखिए, अच्छा नहीं स्क्रीनशॉट लिया है, नहीं दिख रहा है, तो हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, सुन के लिखते रहो आराम से। और दिख भी नहीं रहा है, सुन के भी नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर बहुत आसान तरीका है, वो ये है कि या तो हमारे घर आ जाओ या हमें अपने घर बुला लो, ठीक है। तो बैठ के आराम से जो है उसको बताएंगे कैसे क्या करना है, किताब में बताएंगे, फिर एक एक स्पेलिंग बताएंगे, सब होगा, चिंता ना करना, लेकिन बिल्कुल बस मेरे होते हुए। विलियम एंसन का एक स्टेटमेंट था कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। इनका ये कहना था कि ऑफर के लिए जो एक्सेप्टेंस का रोल है वो वही है जो एक ट्रेन जो गन पाउडर से भरी हुई है उसके लिए माचिस का है, ठीक। एक्चुअली में था क्या, द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड और undone, but there is a choice to the